हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही अमेजिंग लेक्चर जो कि वन शॉट है, स्पेसिफिकली फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, किस पैटर्न को फॉलो किया जाता है। तो उनके लिए ये लेक्चर बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और साथ ही साथ ये लेक्चर बहुत बेनिफिशियल होने वाला है फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग इन द मिड टर्म एग्जाम्स, जो मिड टर्म एग्जाम्स देने जा रहे हैं, जिनके स्कूल्स में मिड टर्म एग्जाम्स चल रहे हैं 11th स्टैंडर्ड के। तो अगर हम बात करें सबसे पहले मूल कॉन्सेप्ट की, तो आज के लेक्चर में मैं वन शॉट लेकर आई हूँ। इस वन शॉट के अंदर आपको क्या करना है, पेन और कॉपी लेकर बैठना है और इस वन शॉट में मैं आपको सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करवाऊंगी। इस छोटे से लेक्चर के अंदर शॉर्टेस्ट टाइम में आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करवाऊंगी। किस किस तरीके से चैप्टर्स के अंदर फॉर्मूला जराई हुए हैं, किस किस तरीके से हमने सारी चीजें डिस्क्राइब की थी लेक्चर के अंदर। लेक्चर सीरीज में जो जो चीजें हमने लेक्चर सीरीज के अंदर पढ़ी, वहां पर क्या क्या फॉर्मूला पढ़े, किस किस तरीके से हमने फॉर्मूलाज को पढ़े, और हमें शॉर्ट नोट्स अगर वहां पर लेक्चर्स के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो हम क्या पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, वो पैटर्न मैं आपको इस लेक्चर में देने वाली हूँ। तो अगर आपको ये नहीं पता कि वन शॉट लेक्चर क्या होते हैं, या फिर वन शॉट लेक्चर में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की एट द टाइम ऑफ द एग्जाम आप पूरा का पूरा कॉपी नहीं पढ़ सकते हो। जैसे कि आपने जो मोल कंसेप्ट की सीरीज थी, लेक्चर सीरीज, उसमें अप्रॉक्स 14 लेक्चर्स थे। तो ये 14 लेक्चर्स जो थे उनके उनके अगर आपने नोट्स बनाए हो तो वो नोट्स बेटा पूरी की पूरी आधी से ज्यादा कॉपी के बने होंगे, मतलब उसमें 100 से 150 पेजेस आपके भर चुके होंगे। तो 100 से 150 पेजेस आपको एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करना है। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब प्रैक्टिकली अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। तो शॉर्ट नोट्स को आप इस तरीके से मैनेज करेंगे कि पूरा का पूरा 150 पेज की कॉपी आपको याद आ जाए वो शॉर्ट नोट्स पढ़ के। और शॉर्ट नोट्स कितने होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 या फिर 4 पेजेस के होने चाहिए, इससे ज्यादा वो नहीं होने चाहिए। तो अगर शॉर्ट नोट्स की बात करें तो शॉर्ट नोट्स में हम सारे के सारे फॉर्मूले हमारे इंक्लूड होने चाहिए। अलोंग विद दिस वो चीजें इंक्लूड होनी चाहिए जो चीजें आप बार बार रिपीटेटिवली भूल रहे हैं, ठीक है। तो हर एक बच्चे का अपना पोटेंशियल होता है, हर एक बच्चे का अपना टेंडेंसी होता है, उसके अकॉर्डिंग उसके साथ हो सकता है किसी बच्चे के साथ कोई मोल्स का फॉर्मूला भूल रहा हो बार बार, कोई किसी और चीज का फॉर्मूला भूल रहा हो बार बार, है ना। तो सबका अपना अपना होता है वो। तो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो चीजें आप बार बार भूल रहे हैं, आपको रिकॉल नहीं हो पा रही है, वो चीजें भी आपको शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करनी है। तो ये एक पैटर्न रहने वाला है जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो इसके लेक्चर खत्म होने के बाद में जो शॉर्ट नोट्स बनेंगे वो बहुत ही बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। और उसी के साथ साथ आप ये सीख भी जाएंगे कि किस तरीके से हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। उसके बाद में आप खुद से भी अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं हर एक चैप्टर के, ठीक है। तो सबसे पहले इस लेक्चर को हम कंसाइज्ड वे में करेंगे, मतलब बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के अंदर हम पूरा का पूरा मूल कॉन्सेप्ट चैप्टर जो है उसे कवर अप करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जिसमें हम सारे के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करेंगे, पूरा चैप्टर गो थ्रू करेंगे, क्या क्या फॉर्मूले आपने कहाँ कहाँ पर पढ़े थे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। आइए, तो सबसे पहले मूल कॉन्सेप्ट की बात करें, इसमें आता है हमारे पास में एटॉमिक वेट, ठीक है। तो व्हाट इज एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्या होता है एटॉमिक वेट, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं बिकॉज इट इज 1837 टाइम्स लेसर एज कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो मैंने कहा एटॉमिक वेट होता है ये, इसको किस में मेजर करते हैं, इसको मेजर करते हैं या तो एएमयू में या फिर मेजर करते हैं यूनिफाइड मास यू के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा रेफरेंस क्या लिया था यहाँ पर, एटम के लिए रेफरेंस मैंने जो लिया था वो था हमारे पास 1/12 मास ऑफ कार्बन C12। और इसी को ही हमने कहा था कि अगर हम बात करें इसी की तो यही आया था मेरा 1 AMU के इक्वल। और इसी की ग्राम्स में वैल्यू कितनी आई थी कैलकुलेट कर कर 1.66 इंटू 10⁻⁻⁻24 ग्राम्स भी आया था। और लेटर ऑन हमने जो AMU है उसी को ही हमने पढ़ लिया था 1 U की टर्म्स में, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं मास ऑफ कार्बन C12 की, तो कार्बन C12 जो है इसका मास कितना आया था ग्राम्स में बाय द स्पेक्ट्रोमीटर, तो ये आया था बेटा 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स में आया था, ठीक है। और इसी की वैल्यू यहाँ पुट करके ये वाली वैल्यू हमारी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 जनरेट हुई थी। आइए, अब मैंने कहा ये तो बात रही रेफरेंस की, ठीक है। अब हमने कह दिया कि ये हमारे पास में एटॉमिक वेट, इसी के साथ साथ हमने एक और वेट पढ़ा था विच इज, पढ़ा था हमने रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास।
तो इसी को हम लिख रहे थे राम से, RAM से। क्या किया था इसमें हमने, एटॉमिक वेट लिखा था और डिवाइड कर दिया था इसको किसके साथ, रेफरेंस के साथ। ठीक है, किसके साथ डिवाइड किया था, रेफरेंस। एटॉमिक वेट अगर AMU में है तो रेफरेंस को भी किसमें रखना है आपने, AMU में रखना है। तो AMU से AMU फिर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आता है आपके पास, यूनिटलेस क्वांटिटी। क्या आता है आपके पास, यूनिटलेस क्वांटिटी। आइए, अब मैंने कहा इसी के बाद आपने कहा था कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट होता है एक मॉलिक्यूल का मास। तो उसको हम AMU में भी निकाल सकते हैं और उसको ही हम ग्राम्स में भी निकाल सकते हैं। तो लेट सपोज मेरे पास में वाटर है, तो वाटर के सारे एटम्स का वेट अगर आप ऐड कर दोगे तो इस मॉलिक्यूल का वेट बन जाएगा, हाइड्रोजन का कितना, 1 AMU इंटू 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई प्लस 18 AMU, कितना आ गया आपके पास, सॉरी 16 AMU, कितना आ गया आपके पास, 18 AMU, या फिर इसी को आप लिख सकते हो 18U। और U को ही आप कन्वर्ट कर सकते हो ग्राम्स में बाय यूजिंग दिस यूनिट कन्वर्जन। तो आपने कह दिया 18 इंटू 1.66 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24 ग्राम्स। क्लियर है इतनी सी बात। आइए, अब मैंने कहा फिर था हमारे पास में रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, जिसको हमने शॉर्ट में लिखा था RMM। क्या था, तो मैंने कहा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय रेफरेंस। सेम वही जो यूनिट आप ऊपर रखेंगे वही रेफरेंस की यूनिट होगी। अगर ये AMU में तो ये भी AMU में, ये ग्राम्स में तो ये भी ग्राम्स में, तो ये भी क्या आ गई आपके पास, यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, अब मैंने कहा नेक्स्ट मास था हमारे पास मोलर मास। और मोलर मास किसका मास था, वेट ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। क्या था, वेट ऑफ 1 मोल सब्सटेंस क्या होता है, मोलर मास होता है। तो मैंने कहा एक मोल में कितना पार्टिकल होता है, तो मैंने कहा Na पार्टिकल्स होते हैं, विच इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है बच्चे, आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसकी यूनिट क्या होती है, मोलर मास आता है आपका ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मुझे मास कितने का निकालना है, इतने पार्टिकल्स का मुझे मास निकालना है। अगर इतने पार्टिकल्स का मैं मास निकालती हूँ तो वो ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मोलर मास के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ आपको, एक एटम का, एक मॉलिक्यूल का, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लेट सपोज ऑक्सीजन है, एटम है, एटम ऑक्सीजन क्या है, एक एटम है। तो मैंने कहा एटॉमिक वेट कितना आ गया इसका, 16 AMU या फिर 16U। और यही एटॉमिक वेट ग्राम्स में कितना आया, ग्राम्स में आ गया 16 इंटू 1.66 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24 ग्राम्स। फिर यही वाला जो हमारे पास में एटम है उसी का ही रिलेटिव एटॉमिक मास कितना आ गया, ये आ गया 16 यूनिटलेस। उसके बाद ये जो मोलर मास है वो कितना आ गया, तो मोलर मास आ गया आपके पास में 16 ग्राम पर मोल। क्लियर है। आइए, मैंने कहा मॉलिक्यूल का भी एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज मेरे पास में है बेटा वाटर। वाटर एक मॉलिक्यूल है, तो मैंने कह दिया ये हो जाएगा आपके पास मॉलिक्यूलर वेट। एक हो सकता है आपके पास में यू के अंदर, तो आपने लिख लिया यू, 18U यूनिफाइड मास। मैंने कहा यही आप किस में निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स। तो आपने लिख लिया मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स। ये कितना आ गया बच्चे, 18 इंटू 1.66 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24 ग्राम्स आ गया। ठीक है बेटा, आइए, अब मैंने कहा इसी के साथ साथ मैंने लिख लिया रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, तो इट इज ओनली 18 डिजिट। ओके, तो मैंने कह दिया ये आ गया आपके पास में मोलर मास। तो मोलर मास किसके इक्वल हो जाएगा, तो यूनिट क्या हो गई, 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द वेट। अब मैंने कहा कि वेट का कंक्लूजन तो आपने देख लिया, अब हमें क्या निकालना है। हमने कहा मोलर मास क्या होता है, मोलर मास होता है एक मोल क्वांटिटी का मास। कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, एटम हो सकता है, कैन बी एवरीथिंग। ठीक है, तो मैंने कहा अगर आपने किसी भी चीज का Na पार्टिकल्स का मास निकाला तो वो क्या हो जाएगा, आपका मोलर मास हो जाएगा। ये सर नो। अब मुझे निकालना है किसी भी सब्सटेंस का, अगर मैंने आपको कोई भी सब्सटेंस दिया है तो उसमें मोल्स कितने हैं, तो हम इस बार क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट तो हम करेंगे स्मॉल n से। और नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में 3 बेसिक मेथड्स है। कितने मेथड्स है, 3 बेसिक मेथड्स है। और उन 3 बेसिक मेथड्स के अंदर हम ये देखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा हम किस तरीके से फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं, वो हम आज देखेंगे इस लेक्चर के अंदर इन द शॉर्ट फॉर्म। आइए, अब मैंने कहा अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं बेटा जी, तो ये मेरे पास में हो जाएगा फ्रॉम गिवन वेट, फ्रॉम
गिवन वेट। ठीक है, तो कितना आएगा गिवन वेट से? तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, जो भी वेट आपको गिवन होगा उसको किससे डिवाइड कर दोगे? उस सब्सटेंस के मोलर मास से आप डिवाइड कर दोगे। अगर सब्सटेंस का नाम आपको पता है, मान लो वो CO2 है, तो CO2 का मोलर मास आप निकाल सकते हो। कार्बन का मोलर मास ऐड करना है, ऑक्सीजन का मोलर मास ऐड करना है, CO2 का मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, तो आइए अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं फ्रॉम गिवन पार्टिकल्स, फ्रॉम गिवन पार्टिकल्स, तो फ्रॉम गिवन पार्टिकल्स में हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल आएंगे? तो मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। ठीक है, Na से क्या कर देना? उसको डिवाइड कर देना। थर्ड है हमारे पास विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस। तो वॉल्यूम ऑफ गैस के अंदर हमारे पास में दो मेथड्स होते हैं। तो गैस के टाइम पर हमको क्या करना है? तो मैंने कहा सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ गैस अगर आपको गिवन होता है तो आपको सबसे पहले कंडीशंस को ऑब्जर्व करना है कि कंडीशन क्या है। तो मैंने कहा अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो कंडीशन क्या है? तो दो कंडीशंस होती है यहाँ पर, एक होती है एनटीपी और एक होती है एसटीपी कंडीशन। ठीक है, तो मैंने कहा फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी और एट एसटीपी। ठीक है, सारी कंडीशंस मैंने आपको लिखवा रखी है कॉपी के अंदर, लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो मैंने कहा एनटीपी के ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 24.6। कितना होगा? 24.6। ठीक है, मैंने कहा एसटीपी पर दो कंडीशंस होती है, एक ओल्ड एसटीपी और एक न्यू एसटीपी। ठीक है, ओल्ड एसटीपी पर फॉर्मूला आता है एन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4। ठीक है, आइए इस पर आता है n इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.7। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला है आपके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के। क्लियर है? आइए अब मैंने कहा कोई भी स्पेसिफिकली कोई एटम या मॉलिक्यूल आपको अगर दे दिया जाए तो आपको उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं और उस पर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, मुझे पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर क्या चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज है। मैंने कहा अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पर कितना मैग्नीट्यूड, कितना कूलम चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। प्रोटॉन पर भी कितना होता है? मैग्नीट्यूड भी तो सेम होता है बट साइन क्या होता है? दोनों का ऑपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है और प्रोटॉन के ऊपर कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो मैंने कहा मैग्नीट्यूड कूलम्स में दोनों की ही वैल्यू क्या होती है बेटा? सेम होती है। अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं कोई भी एक एटम है, उसके अंदर 10 प्रोटॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या दोनों का चार्ज कैंसिल आउट हो गया? एटम पर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल हो जाएगा। तो मैंने कहा सबसे पहले एट न्यूट्रल एटम, अगर एटम क्या है मेरा? न्यूट्रल, तो उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा प्रोटॉन्स कितने होंगे? तो प्रोटॉन्स हमेशा, अगर आपके पास में बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के। किसके इक्वल होते हैं? एटॉमिक नंबर के। ठीक है, अब मैंने कहा अगर मैं बात करूं यहाँ पर एटॉमिक नंबर के इक्वल है, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा, पहले आपको मास नंबर निकालना है, उसके बाद आप माइनस करेंगे उसके अंदर से क्या? प्रोटॉन्स, तो आपका आ जाएगा न्यूट्रॉन्स। अब अगर आपका एटम न्यूट्रल नहीं हुआ, क्या कहा मैंने? एटम न्यूट्रल नहीं हुआ, तो उस केस में आप इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो देखिए, तो सबसे पहले मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं एक ही, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन्स हैं, मैंने कहा अभी ये न्यूट्रल है क्योंकि दोनों बराबर हैं, 10 नेगेटिव से 10 पॉजिटिव क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। अब मैंने कहा इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? गेन कर लिया, तो ए पर 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 प्रोटॉन, तो 10 पॉजिटिव से 10 नेगेटिव कैंसिल हो गए, एक नेगेटिव बचा, तो इसका कैसा चार्ज आ गया? -1। मैंने कहा इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? रिलीज कर दिया, तो ए बन गया, ये बन गया आपके पास में 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, तो मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन अगर आपका कम हो गया तो क्या हो जाएगा आपके पास में? 9 इलेक्ट्रॉन्स
और 10 प्रोटॉन्स। तो नॉन नेगेटिव से 9 पॉजिटिव क्या हो गए, कैंसिल, कितना बचा, एक पॉजिटिव, तो चार्ज आ गया प्लस में। मतलब न्यूट्रल स्पीशीज से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी होता है, और अगर न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन किया जाता है तो उस न्यूट्रल स्पीशीज के ऊपर चार्ज हमेशा क्या एक्वायर हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा। तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो नेगेटिव चार्ज, लूज होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो मैंने कहा ऐसे केस में आपको जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं वो क्या करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आप सिर्फ एक बात ऑब्जर्व करोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, प्लस एनायनिक चार्ज, प्लस एनायोनिक चार्ज। साइन यूज नहीं करना, ओनली इसका क्या लेना है आपको, मैग्नीट्यूड लेना है, माइनस कैटायोनिक चार्ज, माइनस कैटायोनिक चार्ज, इसका भी आपको सिर्फ क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। क्लियर, इतनी सी बात। तो मैंने कहा इस फॉर्मूले को यूज करके आप इजीली निकाल सकते हैं किसी भी स्पीशीज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। आप इसको, इसी फॉर्मूले को आप न्यूट्रल के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर वो न्यूट्रल होगा तो उस पर कोई चार्ज नहीं, तो ये जीरो, अल्टीमेटली दोनों क्या आ जाएंगे, आपके बराबर आ जाएंगे। क्लियर है। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको यूज करना है ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, आइए अब मैंने कहा बच्चे कि सबसे पहले ये भी आपने कैलकुलेट कर लिया, मोल्स आपने कैलकुलेट कर लिया, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आपने कैलकुलेट कर लिया बेटा। अब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको पता है क्लोरीन का मास कितना होता है, 35.5, यस और नो। तो क्लोरीन का मास अगर 35.5 होता है तो ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पर जो नेचुरल अबेंडेंस होती है वो बहुत सिग्निफिकेंट होती है दो आइसोटोप्स की, तो इस वजह से इसका मॉलिक्यूलर मास क्या आता है, फ्रैक्शनल आता है। क्या आता है, इसका मॉलिक्यूलर मास फ्रैक्शनल आता है। तो इसी को हम पढ़ेंगे एम एवरेज को, किसको पढ़ेंगे हम, एम एवरेज। तो मैंने कहा अगर मैं बात करूं एम एवरेज की, तो एम एवरेज के अंदर लेट सपोज मेरे पास में कोई एक ए स्पीशीज है, इसके दो आइसोटोप्स है, एक है ए एम वन, एक है ए एम टू। ठीक है, तो मैंने कहा ए एम वन ए एम टू है, तो मैंने कह दिया सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके मोल परसेंटेज की या फिर इसके नेचुरल अबेंडेंस की, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका नेचुरल अबेंडेंस लेट सपोज ए है, इसका बी है। ठीक है, अब मैंने कहा इसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मेरे पास में जो एम एवरेज है वो एम एवरेज क्या होता है, तो एम एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल वेट अपॉन टोटल मोल्स, यस और नो। तो मैंने कहा वेट मुझे नहीं पता, ये मेरे पास में क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, मेरे पास मुझे पता नहीं है वेट कितना होगा, तो वेट क्या होता है, मोल्स इनटू मोलर मास, तो मैंने मोल्स इनटू मोलर मास कर दिया ए एम वन, ये बी एम, फॉर्मूला लिख लो, मैंने ये सारी चीजें पुट कर दी यहाँ पे। तो मैंने कहा एम एवरेज कितना आ गया, टोटल वेट दोनों को ऐड कर दू, ए एम वन बी एम टू, यस और नो, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मोल्स ऐड कर दो ए प्लस बी। मान लो कोई भी एटम है या फिर कोई भी स्पीशीज है, उसके दो या दो से ज्यादा, दो का तो आपने लिख लिया, दो से ज्यादा आइसोटोप्स प्रेजेंट है, तो दो से ज्यादा अगर आइसोटोप्स होंगे तो आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, एम एवरेज इज इक्वल टू ए एम वन प्लस बी एम टू प्लस सी एम थ्री प्लस, चलते जाओगे जितने आइसोटोप होंगे डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस, चलते जाओगे जितने भी आइसोटोप्स आपके प्रेजेंट होंगे। मान लो 15 आइसोटोप्स प्रेजेंट है तो 15 का आपको क्या कर देना है, इसी तरीके से ऐड करते हुए चलना है। फाइनल आंसर जो भी आएगा वही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्लियर है इतनी सी बात, चले आगे आइए। हम मैंने कहा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है विच इज वेपर डेंसिटी। क्या आता है, वेपर डेंसिटी। व्हाट इज वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी कुछ भी नहीं है, अगर किसी गैस की डेंसिटी को मैं H2 गैस की डेंसिटी से डिवाइड कर दूं तो दैट डेंसिटी कॉल्ड वेपर डेंसिटी, वही डेंसिटी क्या होती है मेरी, वेपर डेंसिटी होती है। तो मैंने कहा वेपर डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस। क्लियर है। आइए अब मैंने कहा कि अगर मैं बात कर रही हूं यहाँ पर वेपर डेंसिटी की, तो मैंने कहा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है डर्टी पीएम। देखो डर्टी पीएम, ठीक है, तो डेंसिटी क्या आ गई आपकी, D इज इक्वल्स टू पीएम अपॉन आरटी, यस और नो। अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर सेम कर दूं दोनों के लिए तो क्या आर पी और टी सब सेम हो गया, तो मैंने कहा सब कट जाएगा, तो वेपर डेंसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2 गैस। H2 गैस का मोलर मास मुझे पता है कितना होता है, 2, तो वेपर डेंसिटी किसके इक्वल आ गई, मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय 2। तो मोलर मास ऑफ गैस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। अगर यही गैस मिक्सचर का हुआ तो ये मोलर मास मिक्सचर का होगा, ये वेपर डेंसिटी किसकी होगी, मिक्सचर की। तो आपने कह दिया मोलर मास ऑफ द मिक्सचर is equals to twice of vapor density of the
मिक्सचर। क्लियर है इतनी सी बात? आइए अब मैंने कहा अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये मैंने पढ़ ली वेपर डेंसिटी क्या होती है, ये भी मैंने देख लिया। अब मैं देखती हूँ जरा कुछ लॉज के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं केमिकल लॉज की बात करूं तो पहला लॉ आता है आपके पास लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? ड्यूरिंग अ रिएक्शन कोई भी मास लॉस नहीं होगा किसी भी रिएक्शन में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ड्यूरिंग अ रिएक्शन कभी भी कोई नया एटम क्रिएट नहीं होता और कोई भी एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता, इस वजह से कोई भी मास लॉस आपको ऑब्जर्व नहीं होता अपनी केमिकल रिएक्शन के अंदर। क्लियर इतनी सी बात बेटा? तो सबसे पहले मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं यहां पर तो कोई भी मास लॉस ड्यूरिंग अ रिएक्शन ऑब्जर्वेबल नहीं है। क्लियर है? तो मैंने कहा जितना रिएक्टेंट लोगे उतना ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो मैंने कहा मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू द मास ऑफ रिएक्टेंट। तो मैंने कह दिया मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू मास ऑफ रिएक्ट। क्लियर है? कोई मास लॉस ऑब्जर्व नहीं। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है? अगर आप पानी बनाने जा रहे हो तो उसका फिक्स्ड प्रोपोर्शन लेना है बाय मास। तो उसके वेट का प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए। चाहे आप पानी कहीं से भी उठाएं, चाहे आप समुद्र से पानी उठाएं, चाहे आप नदी से पानी उठाएं, चाहे आप नाले का पानी उठाएं, चाहे अपने घर का पानी उठाएं। ठीक है, अगर आपने वाटर बनाया तो उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा बाय मास वो हमेशा क्या होगा बेटा? बराबर होगा। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात करूं, लेट सपोज वाटर है, मैंने कहा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये कितना ग्राम है? हाइड्रोजन 2 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम। तो इसका रेशियो कितना आ गया? 1:8। तो पानी बनाने के लिए मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना लेना पड़ेगा बाय मास? 1:8 ही लेना पड़ेगा, चाहे पानी में कहीं से भी लूं। क्लियर है? इतनी सी बात क्लियर है? चले आगे। आइए थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हम क्या कहेंगे? दो एटम्स हैं, दो एटम्स मिलकर अपने एक या एक से ज्यादा क्या बनाते हैं? ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो लेट सपोज मैंने कह दिया कि कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है? सीओ। और एक बार क्या बना सकता है? CO2 भी बना सकता है। हाँ या ना? तो मैंने कहा ये दो ऑक्साइड्स इसके बन गए। तो मैंने कहा क्या क्या ऑक्साइड बने? CO और CO2। हाँ या ना? इसमें कार्बन कितना है? 12 ग्राम। इसमें ऑक्सीजन 16 ग्राम। मैंने कहा इसमें कार्बन 12 ग्राम और ऑक्सीजन कितना हो गया? 32 ग्राम। हाँ या ना? दोनों में कार्बन क्या है? सेम। तो मैंने कहा 12 ग्राम कार्बन के साथ में जो ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है दोनों ऑक्साइड्स के अंदर, सीओ में कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन कितना? तो मैंने कहा सीओ के अंदर ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है कितना? 16 ग्राम्स। और CO2 के अंदर ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है कितना? 32 ग्राम्स। तो इनका जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या आएगा? एक दूसरे का मल्टीपल ही आएगा। क्या आएगा? हमेशा एक दूसरे का मल्टीपल आएगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि इसको वैलिड होने के लिए क्या होना चाहिए? कोई भी कंपाउंड है अगर वो दो एटम से मिलकर बन रहा है तो वो अलग अलग प्रोपोर्शंस में मिक्स हो। जैसे कार्बन ऑक्सीजन है तो एक बार CO बना दिया, एक ऑक्सीजन एक कार्बन आकर कंबाइन हो गया, और CO2 बनाते टाइम पे एक कार्बन और दो ऑक्सीजन आके कंबाइन हुए, तो दो अलग अलग पोर्शंस में आके कंबाइन हुए, है ना? आइए फिर है हमारे पास में फोर्थ लॉ, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ठीक है, क्या कहता है ये लॉ? ये लॉ ये कहता है कि अगर मैं बात करूं यहां पर तो सबसे पहले ये कहता है कि लेट सपोज मेरे पास में कोई गैसियस रिएक्शन है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, जा रहे हो आप 2NH3 गैस के अंदर। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो रिएक्शन हो रही है वो एक ही कंटेनर में हो रही होगी, और एक ही कंटेनर में हो रही है तो क्या उस एक कंटेनर का प्रेशर और टेम्परेचर अलग अलग होगा? नहीं भाई, एक कंटेनर है, ऐसा थोड़ी होगा इस कॉर्नर में टेम्परेचर अलग, इस कॉर्नर में सेम होगा पूरे कंटेनर का टेम्परेचर। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं इस लॉ की, तो इस लॉ में जो रिएक्शन हो रही है जो कि गैसियस रिएक्शन है वो हमेशा एक एक ही कंटेनर में होगी। अगर वो एक कंटेनर में हो रही है तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। तो मैंने कहा एट अ फिक्स्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर अगर ये सेम है ना, तो मैंने कह दिया उस टाइम पर इसका कितना मोल है? तो मैंने कहा स्टोइकियोमेट्रिक कह रही है इसका 1 मोल, इसका कह रही है ये 3 मोल कंबाइन होगा, इसका कह रही है ये 2 मोल बनेगा। हाँ या ना?
तो मैंने कहा मोल्स का रेशियो क्या हो गया, तो मोल्स का रेशियो हो गया 1:3:2। तो वही रेशियो किसका होगा, वॉल्यूम का भी होगा। तो मैंने कहा वॉल्यूम का रेशियो भी क्या होगा आपका, सेम होगा। क्या होगा, वॉल्यूम का रेशियो भी सेम होगा। क्यों, क्योंकि मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं आइडियल गैस इक्वेशन की, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आर तो कांस्टेंट होता है। तो मैंने कहा अगर आपका जो प्रेशर टेम्परेचर सेम है, प्रेशर टेम्परेचर सेम है, तो वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, मोल्स के। क्लियर है, तो ये कहता है कौन, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। लास्ट लॉ है विच इज एवोगाड्रोस लॉ। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि वॉल्यूम, मोल्स और वॉल्यूम का रेशियो तो सेम होगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मैं बात करूं मोल्स और वॉल्यूम का रेशियो सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी रेशियो सेम होगा, बट इट इज नॉट कंपल्सरी दैट नंबर ऑफ एटम्स का भी रेशियो सेम हो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कह दिया तीनों का जो रेशियो था N2:H2 अमोनिया था हमारे पास। मैंने कहा वॉल्यूम का तो रेशियो आया 1:, ये आ गया था आपका 3:2। तो मोल्स का रेशियो 1:3:2 ही आएगा, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूल्स की, तो Na से मल्टीप्लाई कर दूं। तो मैंने कहा मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करती हूँ या पार्टिकल्स की, तो वो हो गया Na:3Na:2Na। तो Na सारे कट हो गए, फिर से रेशियो सेम ही आएगा। लेकिन मैंने कहा अगर हम एटम्स की बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो क्या हो सकता है, इट माइट बी डिफरेंट। तो मैंने कहा एक N2 के मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है, तो ये कितना हो गया 2Na। एक H2 के मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है, तो कितना हो गया ये 6Na। और एक अमोनिया के उस एटम में कितना वो है एटम, सॉरी एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में कितना एटम है, 4। तो आपने कह दिया ये हो गया 8 है। तो क्या रेशियो सेम आया, बिल्कुल भी सेम नहीं आया। तो अगर आपका रेशियो सेम नहीं आया है तो इसने यही कहा कि अगर हम बात करें वॉल्यूम और मोल्स का रेशियो सेम होगा, साथ साथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी रेशियो सेम होगा, बट इट इज नॉट कंपल्सरी दैट नंबर ऑफ एटम्स का भी रेशियो आपका सेम आए। क्लियर है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें तो लॉस की बात करने के बाद में हम देखेंगे कि परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज प्योरिटी क्या होता है। तो परसेंटेज यील्ड क्या होगा, तो परसेंटेज यील्ड होता है आपका एक्चुअल में आपको कितना अमाउंट मिला, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यील्ड इनटू 100। क्लियर है। आइए अब मैंने कहा परसेंटेज प्योरिटी की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज परसेंटेज प्योरिटी। तो परसेंटेज प्योरिटी होता है कोई सैंपल है बेटा, उसके अंदर दो पार्ट्स है, एक है प्योर पार्ट और एक है आपका इम्प्योर पार्ट। मैंने कहा रिएक्शन में हमेशा पार्टिसिपेट कौन करेगा, तो रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेट करता है कौन, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा सिर्फ और सिर्फ प्योर पार्ट। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो रिएक्शन के अंदर अगर प्रोडक्ट बन रहे हैं तो वो सिर्फ किसकी वजह से बनेंगे, प्योर की वजह से। इम्प्योर की वजह से कभी कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। तीसरी चीज मैंने कहा अगर प्योर की वजह से बन रहा है तो रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ उस सैंपल का प्योर पार्ट ही क्या करेगा, हिस्सा लेगा। इम्प्योर पार्ट कभी भी हिस्सा नहीं लेगा। मान लो 10 ग्राम सैंपल है, उसमें 2 ग्राम की इम्प्योरिटी, तो 8 ग्राम ही प्योर हुआ। तो 8 ग्राम अगर प्योर हुआ तो 8 ही ग्राम से आपको प्रोडक्ट मिलेगा, 2 ग्राम से आपको नहीं मिलेगा। 2 ग्राम एज इट इज रिएक्शन में बैठा हुआ रहेगा, साइड में मुंह ताकता रहेगा। तो मैंने कहा व्हाट इज परसेंटेज प्योरिटी, तो मैंने कहा प्योर पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर। आइए अब मैंने कहा ये भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे स्टोइकियोमेट्री क्या होता है। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री की बात करें, सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम गैमा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, गैमा से। एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो स्टोइकियोमेट्री आपको क्या कहता है, मान लो आपके पास में N2+3H2 से आप जा रहे हो 2 अमोनिया। ठीक है, मैंने कहा ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है। तो मैंने कहा इसके स्टोइकियोमेट्री 1, 3 और 2 ये क्या है, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। क्या है इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। क्लियर है। आइए अब मैंने कहा ये मेरे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये क्या बता रहे हैं मुझे, ये बताते हैं मुझे कि अगर हम बात करें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की, तो कितना N2 उस पर्टिकुलर टाइम में कितने H2 के साथ रिएक्ट हुआ, उस पर्टिकुलर टाइम में कितना अमोनिया उसने बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टाइप के रिएजेंट होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम रिएजेंट की बात करें तो रिएजेंट 2 टाइप के होंगे, एक होगा आपके पास लिमिटिंग और एक क्या होगा आपके पास एक्सेस।
ठीक है। रिएक्शन सिर्फ तब तक चलती है जब तक रिएक्शन में कौन प्रेजेंट हो, लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट हो। मान लो मैंने कह दिया N2 आपका लिमिटिंग है, लेट्स सपोज, ठीक है, मैंने कहा N2 आपका लिमिटिंग है, लिमिटिंग है तो 10 मिनट में N2 खत्म हो गया। क्या अमोनिया बना सकते हो बिना नाइट्रोजन के? आप अमोनिया कैसे बनाओगे? नहीं बना सकते। तो आपने कहा रिएक्शन तब तक चलेगी जब तक रिएक्शन में कौन प्रेजेंट है, N2 या फिर कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है, वो तब तक ही रिएक्शन चलती है जब तक लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन में प्रेजेंट होता है। तो मैंने कहा रिएक्शन हमेशा किस पर डिपेंड करेगी? इस पर। रिएक्शन क्या करेगी? इसके ऊपर डिपेंड करेगी, इस पर ये डिपेंड नहीं करेगी। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाता है? 100% कंज्यूम। क्या ये 100% कंज्यूम होगा? ये 100% कंज्यूम नहीं होता है, ये कुछ ना कुछ रिमेन रहेगा। मैंने कहा लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है तो क्या करना है? आपको मोल्स लेने हैं इनिशियल, उसको डिवाइड कर देना है स्टोइकियोमेट्री से। ये क्या आना चाहिए आपका? स्मॉल। जिसके लिए ये वैल्यू छोटी आएगी वही आपका क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब इसको हम कितने तरीके से डील कर सकते हैं? 3 तरीके से। एक कर सकते हैं हम मोल्स में, एक कर सकते हैं हम वॉल्यूम में, और एक कर सकते हैं हम किस में? एक कर सकते हैं हम वेट में। क्लियर है? तो ये दोनों तो सेम तरीके से डील होते हैं, बट ये डिफरेंट तरीके से डील होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कहा इसकी बात करते हैं मोल्स एंड वॉल्यूम की। तो मोल्स एंड वॉल्यूम में लेट सपोज मैंने कह दिया N2 + 3H2 है, जा रहे हो आप 2 अमोनिया में। आपने कहा टाइम 0 के ऊपर ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, और ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे LR निकालना पड़ेगा। तो LR निकालने के लिए हम क्या करेंगे? LR का फॉर्मूला लगाएंगे, मोल्स इनटू स्टोइकियोमेट्री। मोल्स कितना? 1, स्टोइकियोमेट्री इसकी 1, कितना आ गया? 1। ये 2/3 कितना आ गया? 0.6। हाँ है ना? तो LR कौन हो गया? ये। LR निकलते ही इस LR की कैलकुलेशन को काट देना है। तो मैंने कहा अब चलो स्टोइकियोमेट्री के स्टेप पर। इसके 3 मोल से ये बन रहा है आपका 2 मोल, और ये खत्म हो रहा है आपका 1 मोल। तो इसके 1 मोल से ये कितना बनेगा? 2/3 मोल। ये कितना खत्म होगा? 1/3 मोल। ठीक है, इसके 2 मोल है तो 2 से कितना हो जाएगा? तो 2 से हो जाएगा 2/3 इंटू 2 मोल, ये हो जाएगा आपके पास 1/3 इंटू 2 मोल कंज्यूम होगा। तो फाइनली अगर मैं बात करूं तो फाइनली बीकर के अंदर क्या क्या बचा? तो रिएक्टेंट के लिए इनिशियल माइनस फाइनल करना है, प्रोडक्ट हमेशा बनता है तो प्रोडक्ट के लिए हमेशा क्या करना है? इनिशियल प्लस फाइनल। मैंने कहा इनिशियल कितना था इसका? 1, 1 में से गया 2/3, कितना बचा? ये 1/3 मोल इसके लेफ्ट है। ये 2 था, 2 में से 2 चला गया, कितना हो गया? 0, कुछ भी नहीं बचा। बीकर में ये 0 था, अब बच गया, अब बन गया आपके पास 4/3। तो ये क्या हो चुका है? आपका फॉर्म हो चुका है। क्लियर है इतनी सी बात? ये बात क्लियर है? चले आगे आइए। अब वॉल्यूम अगर होगा तो मोल्स डिवाइडेड, सॉरी, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री कर दोगे मोल्स के जगह, क्योंकि मोल्स डायरेक्टली डील होते हैं वॉल्यूम की तरह। तो बाकी सारी की सारी कैलकुलेशन आप ऐसे ही करोगे। ठीक है, आइए। अब मैंने कहा वेट में कैसे डील करोगे? तो वेट में डील करते टाइम पर आपको क्या करना है? तो सबसे पहले लेट सपोज मेरे पास में CaCO3 है, इससे जा रहे हो आप CaO + CO2 में। मैंने कहा टाइम 0 के ऊपर ये 5 ग्राम है, ये कुछ नहीं है, आपको बताना है दोनों कितना बनेगा। पहले देख लो रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस है। मैंने कहा कैसे डील करोगे? तो सबसे पहले आपने कहा स्टोइकियोमेट्री पर चलेंगे। तो स्टोइकियोमेट्री क्या कह रही है? यहाँ पर LR निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ही स्पीशीज, जब एक ही स्पीशीज होती है तो वही LR, वही ER, एक्सेस भी वही, लिमिटिंग भी वही, कोई दिक्कत नहीं है LR नहीं निकालने की जरूरत। लेकिन रिएक्शन अगर उल्टी होती तो आप LR निकालते और फिर उसी तरीके से डील करते। ठीक है, अब देखो कैसे डील करोगे। तो इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी? 1। तो 1 इंटू इसका मोलर मास कितना आता है? 100 ग्राम। इतने से CaO कितना बन रहा है? इसकी स्टोइकियोमेट्री 1, इसका मोलर मास 56 ग्राम। और ये कितना बन रहा है? इसकी स्टोइकियोमेट्री 1, इसका मोलर मास 44 ग्राम। ठीक है, तो इसके 1 ग्राम से कितना बनेगा? तो मैंने कह दिया 1 ग्राम से बनेगा 56/100, और ये कितना बनेगा आपका? 44/100। ठीक है, आइए। अब मैंने कहा 5 ग्राम से कितना बनेगा? तो 5 ग्राम से बन जाएगा ये 56/100 इंटू 5, और ये बन जाएगा आपका 44/100 इंटू 5। क्लियर है? तो ये बन गया आपका। अब मैंने कहा फाइनली क्या होगा बीकर में? तो फाइनल में मैंने कह दिया, फाइनल में क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट है इनिशियल माइनस फाइनल, ये 0, ये 0 था, ये कितना बन गया? 56 इंटू 5/100, ये हो गया आपके पास 44 इंटू 5/100। क्लियर है इतनी सी बात? चले आइए। तो ये तो हम किस तरीके से स्टोइकियोमेट्री को डील करते हैं, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर के अंदर। क्लियर है? अब चले आगे। अब मैं कहूंगी आपको कंसंट्रेशन टर्म्स पे ध्यान देने के लिए। तो कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करें तो कंसंट्रेशन टर्म्स में हमारे पास कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं। कंसंट्रेशन क्या होती है सबसे पहले ये समझो। मैंने कहा एक ग्लास लिया, उसमें 1 ग्लास पानी लिया, 250 ml लगभग, मान लो 250 ml लिया। मैंने उसके अंदर 1 चम्मच क्या डाल दी? चीनी डाल दी। तो मैंने कहा
कि अमाउंट ऑफ शुगर कितने उसमें प्रेजेंट है, दिस इज माई कंसेंट्रेशन। मतलब कि अमाउंट ऑफ ए प्रेजेंट इन बी और इन दी सोल्यूशन और द कंप्लीट सोल्यूशन इज नोन एज क्या, कंसंट्रेशन। तो मैंने कहा कंसंट्रेशन में जो सोल्यूशन होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपके पास सॉल्यूट और एक क्या होता है आपके पास, सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट कौन होता है, सॉल्यूट वो जो लेस अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट कौन, जो लार्ज अमाउंट में होगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम बात करें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट का फेज हमेशा सॉल्यूशन के सेम होता है। तो मैंने कहा फेज ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज सेम एज ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है। आइए, अब मैंने कहा कि ये हमने डिफरेंस देख लिया। ठीक है, अब मैंने कहा कि अगर मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करूं, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि 10 ग्राम मैंने क्या लिया, सॉल्ट लिया, 5 ml मैंने क्या लिया, पानी लिया। ठीक है, लेकिन दोनों को मिलाकर जो सोल्यूशन बनेगा वो तो क्या होगा, लिक्विड सोल्यूशन होगा। और सॉल्ट और पानी में से लिक्विड कौन है, पानी है, तो सॉल्वेंट कौन होगा, पानी। तो मैंने कहा कि दोनों तरीके से डिसाइड करना है। अगर आपके सॉल्यूट सॉल्वेंट के फेज सेम है तो उस केस में आप अमाउंट से डिसाइड करोगे। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फेज सेम नहीं है तो उस केस में आप डिसाइड करोगे फेज के अकॉर्डिंग कि सॉल्यूशन का फेज जिस भी स्पीशीज से मैच करेगा वही आपका क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अब देखिए, अब मैंने कहा ये तो था मेरा सोल्यूशन का मामला। अब मैंने कहा कंसंट्रेशन देखते हैं। तो सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म्स की अगर हम बात करें, कंसंट्रेशन टर्म्स, तो कंसंट्रेशन टर्म में सबसे पहला है मेरे पास W/W परसेंटेज। क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। ठीक है, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो मैंने कहा W/W परसेंटेज इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक, आइए, अब मैंने कहा दूसरा है आपके पास वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या होगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो मैंने कहा वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला हो गया, तो मैंने कहा W/V परसेंटेज इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, आइए तीसरा है मेरे पास V/V परसेंटेज। क्या हो जाएगा, तो मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब मैंने कहा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। क्लियर है इतनी सी बात, चलें आगे। आइए, अब मैंने कहा ये फॉर्मूले तो आपने देख लिए। ठीक है, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सबसे पहले रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो W/V परसेंटेज किसके इक्वल होता है, W/W परसेंटेज इनटू डी के। ठीक है, जिसके अंदर आपको ये जो डी लिखना है वो किसमें लिखना है, ग्राम पर ml के अंदर, किसमें रखना है, ग्राम पर ml में। आइए, अब मैंने कहा फिफ्थ है आपके पास मोलारिटी, रिप्रेजेंट करोगे आप कैपिटल एम से। मैंने कहा क्या फॉर्मूला होगा, या फिर पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ध्यान रहे सोल्यूशन लिखो। ठीक है, आइए, मैंने कहा फॉर्मूला क्या बन गया, फिर फॉर्मूला बन गया मेरे पास मोलारिटी कैपिटल एम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। डायरेक्ट आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को कन्वर्ट करना है लीटर्स में और डायरेक्ट रखना है। ठीक है, आइए, अब मैंने कहा सिक्स है आपके पास में यूनिट की अगर हम बात करें, ऊपर मोल्स है नीचे लीटर है, तो यूनिट बन गई मोल पर लीटर। इसी को लिख सकते हो मोल पर लीटर, इसी को लिख सकते हो आप मोलर, और इसी को ही रिप्रेजेंट कर सकते हो आप कैपिटल एम से। ठीक है, अब मोलालिटी की अगर मैं बात करूं, क्या हो गया, स्मॉल एम। ठीक है, अब मैंने कहा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रहे मैंने यहाँ पर सॉल्वेंट वर्ड यूज किया है। ठीक है, आइए, अब मैंने कहा फॉर्मूला बन गया मोलालिटी स्मॉल m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें,
केजी के अंदर। ठीक है, क्या करना है, सॉल्वेंट के वेट को कन्वर्ट करना है केजी में और डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है, बाकी कुछ भी 1000 यूज नहीं। देखो यूनिट क्या बन जाएगी, ऊपर मोल है, नीचे केजी है, ये आ गया आपका मोल पर केजी, इसी को आप कहोगे मोलल और इसी को आप कहोगे स्मॉल एम। ठीक है, चलो आ जाओ। अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन की, रिप्रेजेंट करोगे एक्स से, क्या होता है, तो मैंने कहा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या किसके इक्वल होगा, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स के इक्वल। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सबका मोल फ्रैक्शन जो होगा वो हमेशा किसके इक्वल होता है, उसका सम हमेशा इक्वल होगा, सबका सम किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। ठीक है, मान लो 10 स्पीशीज है, 10 का मोल फ्रैक्शन ऐड करोगे, किसके इक्वल रख दोगे, 1 के इक्वल रख दोगे, तो सबका मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के इक्वल होता है, सम उसका 1 के इक्वल होता है। 8 पे आपके पास पीपीएम क्या होता है, पीपीएम होता है आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, क्या होता है पीपीबी, पीपीबी होता है आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 की पावर 9। किसके इक्वल होता है, 10 की पावर 9 के इक्वल होता है। क्लियर है इतनी सी बात, चलें आगे। तो ये थी आपके पास कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स भी आपने देख ली, इस चैप्टर को आपने पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया है और आपके शॉर्ट नोट्स आपके हाथ में है, जरा उसे पलट कर देखिए, आपको खुद कॉन्फिडेंस फील होगा कि आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो चुके हैं इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। तो अगर आपको इसी टाइप की कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं, तो बने रहिएगा कीमोपीडिया IITR के साथ और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर एक हार्ट भेज दीजिएगा। इसी के साथ साथ आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट किस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं, उसी चैप्टर पे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो लेकर आऊंगी आपके लिए, वन शॉट इन द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा।